चलो 3D ज्योमेट्री को एकदम कंसाइज वे में समझते हैं, मतलब सबसे कम शब्दों में 3D हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। ध्यान से देखो, मेरे पास में एक प्लेन है और एक लाइन है, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि 3D ज्योमेट्री में या तो हमारे पास में पॉइंट होगा, या प्लेन होगा, या लाइन होगी। ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें प्लेन की इक्वेशन समझ में आई हुई हो, मतलब r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डी। ये है प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, ये हमें समझ में आया होना चाहिए कि n वेक्टर कौन है, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, r वेक्टर एक तरह से वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और d एक कांस्टेंट है। इसी तरह से लाइन के केस में r वेक्टर वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, a वेक्टर प्लेन पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो, a वेक्टर हो, और b वेक्टर कौन है, लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर। अच्छा, ये बात समझने की है कि प्लेन के केस में नॉर्मल वेक्टर और लाइन के केस में पैरेलल वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लो कि लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर पर ही डिपेंड करती है। ठीक है। एक और चीज़, अगर हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन पता है तो हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो मैं प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूँ, ये बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी जो है वो नॉर्मल वेक्टर के डी आर्स हैं, मतलब प्लेन के नॉर्मल के डी आर हैं। अच्छा, डी आर क्या होता है, एक बार जल्दी से देखें तो डी आर होता है जो हमारा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के लिए मान लो मैंने कहा कि नॉर्मल वेक्टर मेरा है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो प्लेन के नॉर्मल के डी आर क्या हो जाएंगे, 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा 5। ये हमारे प्लेन के नॉर्मल के डी आर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है और ये प्लेन की वेक्टर फॉर्म है, प्लेन की इक्वेशन की। इसी तरह से लाइन की अगर मैं बात करूं तो लाइन में हमारे पास में ये है लाइन की वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाती है, जिसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, वो बन जाती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए की जगह एक बार के लिए l कर देता हूं मैं, l y माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन एन। यहाँ पे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1, और ये जो एल एम एन है ये एक तरह से जो लाइन के का पैरेलल वेक्टर है उसके डी आर्स हैं। डी आर बोल दो या डायरेक्शन कोसाइंस बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक अगर हमें समझ में आ जाता है कि प्लेन की वेक्टर इक्वेशन, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल लाइन की वेक्टर इक्वेशन और लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन, तो कुल मिला के पूरा जो 3D ज्योमेट्री है वो इन दो शब्दों के अबाउट घूमता रहता है। एक है नॉर्मल वेक्टर, मतलब हम बात कर रहे हैं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और दूसरा है लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो अगर मुझे लाइन की इक्वेशन पता करनी होगी तो मुझे पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है, दूसरे शब्दों में हमारी लाइन के डी आर्स पता करने होंगे। अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन पता करनी होगी तो मुझे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता करना है, या दूसरे शब्दों में प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स पता करने होंगे। तो एक एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूं कि जैसे मान लो मुझे एक पॉइंट दे रखा है 1,2,3, एक पॉइंट ए है, और साथ में प्लेन का नॉर्मल दे रखा है मुझे, प्लेन का नॉर्मल क्या दिया हुआ है, नॉर्मल के डी आर दिए हुए हैं 3,7,5। तो मुझसे पूछी जाए प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 इंटू 3 प्लस 7 टाइम्स y माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये है प्लेन की इक्वेशन। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एक तो मुझे प्लेन पर लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए और प्लेन का नॉर्मल चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन होगा पॉइंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड। दूसरा, इसी तरह से अगर मुझसे कोई बोले कि पॉइंट बी दे रखा है मुझे 1,0,3 और लाइन के डी आर दे रखे हैं 1,6,2, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी
x माइनस 1, y माइनस 0, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, 6, 2। तो बस अभी तक तो मैंने तुम्हें ये बताया कि प्लेन की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए हमें प्लेन के लिए चाहिए नॉर्मल के dr या नॉर्मल वेक्टर, लाइन के लिए चाहिए लाइन के dr या फिर लाइन के अलोंग एक पैरेलल वेक्टर। इसके अलावा सिर्फ एक पॉइंट चाहिए प्लेन की इक्वेशन पता करने के लिए भी और लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए भी। अब जो 3D में क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या दिया होगा, हमें लाइन का रिलेशन प्लेन के साथ दे रखा हो सकता है, मतलब लाइन का प्लेन के साथ, लाइन का लाइन के साथ, प्लेन का लाइन के साथ और प्लेन का प्लेन के साथ। तो यही पॉसिबिलिटी बनती है और इसी पर 3D के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं 3D के अंदर। और अगर तुम ये टेबल समझ जाओ तो तुम ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इसी टेबल से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला काम तो मेरा यही है कि पहले तुम्हें टेबल में करना क्या चाह रहा हूँ ये समझाता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस पे ध्यान दो सिर्फ एक बार के लिए। तो यहाँ पे हमें गिवन इक्वेशन है एक लाइन की और फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। रिलेशन मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया है। तो मान लो मैंने कहा कि सबसे पहला रिलेशन है पैरेलल होने का। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमें फर्स्ट केस या फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है और उस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि लाइन के लिए सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है उसका पैरेलल वेक्टर। तो जो गिवन इक्वेशन है उसका पैरेलल वेक्टर मैंने मान लिया b1 वेक्टर, और जो लाइन मुझे पता करनी है उसका पैरेलल वेक्टर मैंने माना b वेक्टर। तो अगर मैं जो लाइन मुझे पता करनी है उसका पैरेलल वेक्टर पता कर लेता हूं तो लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद तो बस एक पॉइंट चाहिए। तो हम इस टेबल में देखेंगे कैसे लाइन का पैरेलल वेक्टर पता किया जाता है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता किया जाता है। तो अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन पता करनी है तो पैरेलल का मतलब जो नई लाइन हमें पता करनी है उसका पैरेलल वेक्टर गिवन लाइन के पैरेलल वेक्टर के इक्वल ही है। तो फर्स्ट वाला तो सीधा ऐसे हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे हमें एक गिवन लाइन है, इसके पैरेलल वेक्टर को मैंने मान लिया b1 वेक्टर, और अब की बार इसके परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो इक्वेशन पता करने के लिए इस लाइन का पहले हमें पता करना है पैरेलल वेक्टर। लेकिन इस केस में जो ये सेकंड टाइप है इसमें हमें लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन पता करनी है। तो जो b है वो b1 के इक्वल नहीं है। इनफैक्ट b.b1 कितना होगा, 0 होगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो अगर, तो फर्स्ट केस जो था इसमें हमें सीधा सीधा b वेक्टर तुरंत मिल गया। मतलब क्वेश्चन देखते ही हमें b वेक्टर मिल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा केस है जिसमें गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन अगर हमें चाहिए तो उसका पैरेलल वेक्टर सीधा सीधा नहीं मिला। यहां से हमें मिला b.b1 कितना आया, 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसी अमाउंट की एक और इंफॉर्मेशन हमें गिवन होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे यहां पे हमें b1 एक लाइन दे रखी थी, उसके परपेंडिकुलर लाइन है b, और साथ साथ एक और इसी तरह की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि b2 लाइन है, मतलब एक और लाइन है जिसका पैरेलल वेक्टर b2 है, उसके भी हमारा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं कि b वेक्टर आ जाएगा b1 क्रॉस b2। तो मैं फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन को बोलता हूं फुल इंफॉर्मेशन, और सेकंड वाली जो है, मतलब सेकंड जो केस बन रहा है इसको बोला जाएगा हाफ इंफॉर्मेशन। मतलब इसी अमाउंट की एक और इंफॉर्मेशन मुझे गिवन होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं थर्ड केस पर, और क्लैरिटी आएगी। थर्ड केस में मैं कह रहा हूं कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन हमें पता करनी है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हमें पता करनी है। तो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब मैंने प्लेन का नॉर्मल ले लिया, n1 वेक्टर मान लो बता रखा है। प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर चाहिए तो अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं b वेक्टर इज इक्वल टू n1 वेक्टर। तो ये भी हमारे लिए क्या है, फुल इंफॉर्मेशन है। इसके लिए हमें कहीं और उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हमारी जो लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। फोर्थ केस, अगर हमें यह दिया जाए कि प्लेन के पैरेलल लाइन पता करनी है, प्लेन के पैरेलल लाइन पता करनी है, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर मैंने n1 वेक्टर लिया है
तो क्योंकि प्लेन लाइन के पैरेलल है, प्लेन लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब इन दोनों का डॉट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये फिर से जैसा सेकंड केस था वैसी ही ये मेरी तरफ से क्या हो जाएगा, ये हाफ इंफॉर्मेशन। हाफ इंफॉर्मेशन का होने का मतलब कि एक प्लेन के पैरेलल लाइन की डायरेक्शन तुरंत पता नहीं की जा सकती, लेकिन अगर मुझे कोई बोल दे कि हमारी जो लाइन है प्लेन 1 के भी पैरेलल है और यही लाइन प्लेन 2 के भी पैरेलल है, तो इस केस में हमारी लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, n1 क्रॉस n2। तो ये है फोर्थ वाला केस, फिर से हाफ इंफॉर्मेशन का। फिफ्थ केस अब मैं बात कर रहा हूं जब मुझे प्लेन की इक्वेशन पता करनी है। तो पहला केस, अगर मुझे फिफ्थ केस ही बोल देता हूं इसको, लाइन की इक्वेशन दे रखा है, मतलब लाइन की इक्वेशन दे रखा है मतलब लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है और मुझे लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन चाहिए। तो लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन का होने का मतलब प्लेन का नॉर्मल लाइन के अलोंग हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर माना है तो दैट वुड बी सिंपली b वेक्टर। तो ये भी क्या एक तरह से फुल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता करने के लिए मुझे कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा वही इस केस में जब लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लाइन का पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। सिक्स्थ केस, अगर मुझे लाइन का पैरेलल वेक्टर मान लो b1 वेक्टर दे रखा है और मुझे इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन पता करनी है, तो ध्यान से सोचना है कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब की बार n डॉट b1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब मुझे सीधा सीधा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर नहीं मिल रहा, ये हाफ इंफॉर्मेशन है। तो मुझे इसी लेवल की एक और इंफॉर्मेशन चाहिए। कहने का मतलब अगर ये गिवन होता कि प्लेन जो है पैरेलल है लाइन 1 के और प्लेन पैरेलल है लाइन 2 के, तो मैं ये कह सकता हूं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा b1 क्रॉस b2। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, ये हाफ इंफॉर्मेशन रहेगा। सिक्स्थ के बाद में सेवंथ पे आते हैं। जब मुझे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, मान लेते हैं इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर, और इसके पैरेलल दूसरा प्लेन हमें पता करना है, तो उस नए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लेन पैरेलल है तो दोनों के नॉर्मल भी क्या होंगे, पैरेलल, दोनों के नॉर्मल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से फुल इंफॉर्मेशन। नए प्लेन की इक्वेशन पता करने के लिए नॉर्मल जो है वो जो गिवन प्लेन है वही हो जाएगा, उसी का नॉर्मल नए प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा। और फिर लास्ट केस, अगर मुझे एक प्लेन गिवन है और इसके परपेंडिकुलर मुझे दूसरा प्लेन चाहिए, इसके परपेंडिकुलर मुझे दूसरा प्लेन चाहिए, तो दूसरे प्लेन के नॉर्मल को मैंने माना n वेक्टर, क्योंकि अगर प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब n1 और n भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो अब की बार मैं n और n1 को सीधा इक्वल नहीं करूंगा, क्या कहूंगा, n डॉट n1 कितना आएगा, 0। और अगर n डॉट n1 0 है तो मुझे n वेक्टर फाइंड करने के लिए इसी अमाउंट की एक और इंफॉर्मेशन चाहिए। कहने का मतलब एक प्लेन के परपेंडिकुलर नए प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसकी डायरेक्शन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, मुझे दो प्लेन दिए होने चाहिए। तो मतलब अगर ऐसा दिया हो कि प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन 1 है और प्लेन के परपेंडिकुलर ही एक और प्लेन 2 है, तो मेरा जो प्लेन है उसका नॉर्मल मैं क्या लिख सकता हूं, n1 क्रॉस n2 लिख सकता हूं, ये लिखा जा सकता है। तो ये 8 पॉसिबिलिटी है, अगर तुम एक बार ध्यान से सोचो वीडियो पॉज करके, कि यही 8 पॉसिबिलिटी बन सकती है, लाइन लाइन लाइन, प्लेन 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 लाइन, और इनके दो केसेस, परपेंडिकुलर होना और पैरेलल होना। तो एक बार इसको मैं सम अप अगर करूं तो हमारे पास में इन 8 केसेस में से 4 फुल इंफॉर्मेशन के केस हैं, उस पर ध्यान दो। कौन से वाला, जब लाइन लाइन के पैरेलल है तो ये फुल इंफॉर्मेशन है नई लाइन की डायरेक्शन रेशियो पता करने के लिए। उसी तरह से जब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पता करनी हो तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वही लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। इसी तरह से अगर मुझे लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन पता करना है तो गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर हमारे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। और उसी तरह से फाइनली
अगर मुझे प्लेन के पैरेलल दूसरा प्लेन पता करना है तो जो गिवन प्लेन है उसी का नॉर्मल नए प्लेन का नॉर्मल होगा। ये तो हुई फुल इन्फॉर्मेशन, ये 4 केसेस। हाफ इन्फॉर्मेशन का मतलब, जैसे मान लो अगर मैं सेकंड की बात करूं, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पता करनी है तो जो नई लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर गिवन लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दे रहा होगा। इसका मतलब इतनी सी इंफॉर्मेशन से न्यू लाइन की पैरेलल वेक्टर नहीं पता किया जा सकता। तो अगर मुझे ऐसा दे दिया जाए कि ये जो हमारी बी लाइन है या जो लाइन पता करनी है वो B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर है, उस केस में हम कह सकते हैं कि B क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2। तो इसी तरह से ये सेकेंड और फिर हमारे पास में फोर्थ और उसके बाद में सिक्स्थ और उसके बाद में एट्थ, ये सारे केसेस हाफ इंफॉर्मेशन के हैं। तो ये 8 पॉसिबिलिटी बनती है और सब क्वेश्चन इसी में से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लेके बनते हैं।